नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। एक फिल्म आ रही है अजमेर 92। जी हां, ये एक ऐसी कहानी है जो हिला के रख देगी। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिस पर बवाल होना ही होना है। लेकिन ये वाकई में था क्या? आखिर ये पूरा मामला था क्या? 1992 में अजमेर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आज जो ये फिल्म बन रही है अभी भी बवाल हो रहा है? क्या थी वो कहानी, क्या था वो मामला जिसकी वजह से अजमेर जो है वो पूरा का पूरा हिल गया था? दुनिया में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, राजस्थान का अजमेर, जगत पिता ब्रह्मा जी का पवित्र स्थल पुष्कर जी। कई कारण हैं अजमेर जाने के। इसे गंगा जमुना सरस्वती संस्कृति जो है, माफ कीजिए, गंगा जमुना संस्कृति जो है उसके एक सबसे बहुत ही खूबसूरत स्थल के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ है। लेकिन 1992 में यह जगह कलंकित हुई थी। अजमेर का सामाजिक ताना बाना बेहद बुरी तरीके से टूट गया था। शिक्षा, संस्कार, मर्यादाएं कहीं गुम हो गए थे। समाज के जो लोग थे, अवसरवादी जो थे, पुलिस का भय जो था, कानून का खौफ जो था, वो लग रहा था जैसे था ही नहीं वहां पर। शासन प्रशासन से जुड़े लोग हों या समाज के कटंक, सब हम प्याला हम निवाला वैशी दरिंदे बने हुए थे। पद प्रतिष्ठा, उसके साथ अन्याय हो रहा था। एक एक करके आत्महत्याएं हो रही थी। नवज्योति अखबार, उसमें एक खबर छपी जिसके बाद हड़कंप मच गया। तब यहां पर स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता की एक खबर छपी जिसने लोगों को अंदर से हिला के रख दिया। खबर थी स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करके यौन शोषण करने पर पर्दाफाश करने की। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार, यह था शीर्षक अखबार में। जैसे खबर आई, भूचाल जो है वो आ गया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक नगर सेवा संगठन, सब के सब लोग सहम गए। ये कैसे हो गया? कौन है? किसके साथ हुआ? क्यों हुआ? अब क्या करे? कैसे बचे? उस जमाने में सोशल मीडिया इतना ज्यादा बड़ा नहीं था। सोचिए अगर यह घटना आज होती तो होता क्या? या तो होने से पहले खत्म हो जाती या फिर इतनी दूर ना जा पाती। लेकिन कानों कान खुसर फुसर होती रही। सोशल मीडिया ना होते हुए यह खबर तेजी से फैल गई। दरअसल अजमेर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाली 17 से 20 साल की 100 से ज्यादा लड़कियों को छदम बहाने से जाल में फंसाकर उनकी न्यूड फोटोज खींचकर ब्लैकमेल करके शोषण करने वाले एक गिरोह का भांडा फूट चुका था। खबर में गिरोह के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरीके से प्रभावशाली थे। लिहाजा शासन मानो उनकी जड़ें चूल्हे हिल गई हूं। समाज संकट आ गया था। कुकर्म जो थे उसके साक्ष्य मिटाने में सब लग गए। बड़े बड़े ओहदे वाले भी लग गए, रसूखदार भी लग गए। पीड़िताओं के परिजनों को अपनी इज्जत बचाने की खातिर नगर छोड़कर अपने जो जगह थी वहां से भागना पड़ा, नंगे पांव दब गए। अब करे तो करे क्या? वही प्रशासन के लोग शासन के आदेश का पालन जो था, पालना में तो उधर शासन सिंहासन और कुर्सी को बजाने में व्यस्त हो गए, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा था। अजमेर की शान और पहचान में बदनुमा दाग अखबारों के जरिए शुरू हो चुका था। जाहिर है अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने गोपनीय जांच में यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खुद्दाम ख्वाजा यानी कि खादिम परिवारों के कई युवा, कई रईसजादे इसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और संपन्न है। पुलिस बेबस हो गई। जिला पुलिस प्रशासन को यह बात अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि पीड़िताओं के सामने आए बिना ये किसी भी पर हाथ नहीं डाल सकते। नगर में शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का बड़ा जोखिम होगा भाई। यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इसमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियों को प्रभावित हो।
नगर के कौन कौन पुलिस और प्रशासन अधिकारी या उच्च जो पद पर अधिकारी हैं उनके इनसे तार जुड़े हो। लिहाजा बहुत सोच विचार करने के बाद स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन राज्य सरकार की मुख्यमंत्री भाजपा के भैरव सिंह शेखावत को स्थिति से अवगत करा दिया। बताते हैं कि भैरव सिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए मामले में समुचित एक्शन लेने को कहा। बावजूद इसके जिला प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकता था। उल्टा इस दरमियान संभावित आरोपित जो लोग थे उन्होंने अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले जो सबूत थे उनको मिटाकर अजमेर से भागने का अवसर भी उनको मिल गया। अखबार में स्कूली छात्राओं को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के कांड की पहली खबर जो प्रकाशित की थी उसे लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका था। जिला प्रशासन और प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छापी। छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए क्वेश्चन मार्क, ये था शीर्षक। इस बार साथ में वो फोटो भी प्रकाशित की गई जिसमें अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण की खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो में के प्रशासन के बाद समूचे राजस्थान में जैसे एक तूफान आ गया। खबर एक और आई, तीसरी खबर। सीआईडी ने 5 माह पहले ही यह सूचना दे दी थी, यह शीर्षक था। चौथी खबर में प्रदेश के गृह मंत्री भाजपा के जो नेता थे, गृह मंत्री का बयान आया। उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी। जी हां, गृह मंत्री ने 1.5 माह पूर्व अश्लील चित्र देख लिए थे। यह खबर भी आ गई। इसके बाद क्या था? जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर को बंद कर दिया। शासन प्रशासन दोनों पर भारी दबाव आ पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था, उनके खिलाफ हो गया। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने अपनी अपनी भौहें तानी, मुट्ठियां बंद की और निकल पड़े। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग करके शहर के बिगड़ते हाल और हालात को लेकर आपस में चर्चा की और पीड़िताओं के अभाव में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उचित मार्ग खोजना शुरू कर दिया। वकीलों ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक MN धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन भी आरोपियों या आरोपितों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल सांप्रदायिक ना बने। इसी बैठक में यह भी खुलासा किया गया कि जिला प्रशासन को सबसे पहले अजमेर के युवा भाजपा नेता और पेशे से वकील वीर कुमार और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने फोटो उपलब्ध कराकर षड्यंत्र पूर्व हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों द्वारा शोषण किए जाने की सूचना दी थी। साथ ही यह भी मंशा दर्शाई थी कि यदि कानूनन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से नहीं चूकेगा। जिला प्रशासन भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की इस चेतावनी से ही थोड़ी सक्रियता में दिखाई तो दी, लेकिन तत्कालीन उप अधीक्षक हरि प्रसाद शर्मा को लेकर पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा। गोपनीय जांच में खुलासा हुआ कि जो खुलासा हुआ उसके बाद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिला पुलिस प्रशासन ने मामले का खुलासा किए जाने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाने की बजाय पूरे प्रकरण को ही ठंडे बस्ते में डालने की कवायद शुरू कर दी। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है। अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेल कर यौन शोषण नहीं किया गया है। मामले में जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने की फोटो मिले हैं, पुलिस ने उन्हीं तहकीकात में पाया कि उनका चरित्र संदिग्ध है, यानी उन लड़कियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियां बन गए और अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गया।
जगह जगह पर मुलजिमों को गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी, पीड़िताओं को न्याय दिलाने की मांग उठने लगी, कस्बे बंद होने लगे। राजस्थान में भाजपा सरकार पर प्रकरण को लेकर भारी दबाव बना। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के दिग्गज पूर्व चिकित्सक मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की मांग उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी से कराने के लिए भाजपा पर दबाव बनाया। वो दिन आया 30 मई 1992। जी हां, आखिरकार 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामला सीआईडी को सौंप दिया। इसकी सूचना अजमेर जिला प्रशासन को मिली तो अजमेर जिला प्रशासन ने सीआईडी सीबी के हाथों जांच शुरू होने से पहले तत्कालीन उप अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के हाथों एक सादा पेपर पर प्राथमिकी लेकर उसे दर्ज कर लिया। इससे जिला पुलिस की भद पिटने से बच गई। पहली रिपोर्ट में गोपनीय अनुसंधान अधिकारी होने के नाते हरिप्रसाद शर्मा ने उन चारों अश्लील फोटो का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने लिखा, अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो खींचे गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया, साथ ही उनका यौन शोषण हुआ, साथ ही उन पर अन्य लड़कियों को लेकर आने का दबाव गिरोह द्वारा बनाया गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि गिरोह में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा भी हैं। फोटो के आधार पर अनुसंधान अधिकारियों ने 2-3 पीड़िताओं की पहचान होने का भी पुलिस केस में जिक्र किया और मामले की आगे जांच होने पर अपराधियों के नाम जो थे, अधिकारियों ने लिया कि अपराधियों के नाम भी सामने आने की संभावनाएं जता दी। अजमेर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और 31 मई 1992 से जांच अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कर दी। जांच शुरू हुई तो गिरोह में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना एवं हरीश तोलानी नाम के अपराधियों के नाम सामने आए। इसमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था, जहां अपराधी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और अपराधी सोहेल गनी छात्राओं के साथ यौन शोषण करके नग्न रील धुलवाने और प्रिंट बनवाने के लिए लाते थे। फोटो प्रिंट के लिए कलर लैब का मालिक घनश्याम भुरानी के माध्यम से यह लैब पर लाई जाती थी। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम उर्फ बबना रील से प्रिंट बनवाया करता था। यही वो व्यक्ति था जिसके जरिए सबसे पहले स्कूली छात्राओं की नग्न अश्लील फोटो अपराधियों को सबक सिखाने और मुस्लिम युवकों द्वारा छात्राओं का यौनाचार बंद कराने के जाने से उद्देश्य से कलर लैब से बाहर निकलकर एक आर्किटेक्ट के पास पहुंचे, फिर वकील के माध्यम से भाजपा नेता वीर कुमार के पास पहुंचे। इससे अपराधी सजग हो गए और उन्होंने साक्ष्य लीक करने वाली कलर लैब के मालिक घनश्याम भुरानी का गला पकड़ लिया। फिर क्या था, मामला धीरे धीरे अब सामने आने लगा। एक एक परत प्याज की तरह छिलती चली गई। कहते हैं कि सीआईडी ने जब जांच की तो सियासी दबाव में काम किया। यही वजह रही कि जिस फोटो लैब के मालिक, टेक्नीशियन, मैनेजर को सरकारी गवाह बनाया जा सकता था, उनमें से मालिक को तो छोड़ ही दिया और मैनेजर और टेक्नीशियन को अपराधी बना दिया। आखिर अच्छी मंशा रखने के बाद भी मुलजिम बन जाने तथा अपराधियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किए जाने से निराश, हताश, पीड़ित होकर पुरुषोत्तम ने जमानत पर रिहा होने के बाद अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। स्कैंडल में जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई, उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। उन दिनों में अचानक एक के बाद एक
करीब 12 से 13 लड़कियों ने सुसाइड किया। इस घटना की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि इन लड़कियों के लिए न समाज और न ही घर वाले आगे आए। मामले के खुलासे में यह एक सबसे दुखद दिल दहलाने वाली घटना थी। आरोपियों के सियासी रसूख के चलते कोई आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फोटोज और वीडियोस के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार नहीं हुआ। समझाइश के बाद लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियां मिलने के बाद कुछ लड़कियां पीछे हट गई। इनके बयानों के आधार पर 16-17 आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से एक अलमास महाराज को छोड़कर वर्तमान में सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पीड़ित लड़कियों के आधार पर 16 से 17 अपराधियों की जांच हुई। इनमें से अलमास महाराज विदेश में अमेरिका के न्यू जर्सी में बताया जा रहा है। मामले में वर्तमान आरोपी सोहेल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम को छोड़कर सभी की सजाएं पूरी हो चुकी हैं। जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी नहीं हुई हैं, वो जमानत पर हैं। 100 से ज्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिला है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई, उनकी उम्र आज 50 से 55 साल के बीच में है, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतजार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया था। आरोप है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारूक, नफीस के साथ साथ अनवर, मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमशुद्दीन, सुहेल गनी, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम, हरीश तोलानी वगैरह लड़कियों की यौन शोषण के लिए फार्म हाउस और एक पोल्ट्री फार्म में ले जाया करते थे। उनका यौन शोषण करते थे, अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल करते थे। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फास्ट ट्रैक, फिर पॉस्को कोर्ट के बीच में घूमता रहा, लटकता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए, लेकिन बाद में ज्यादातर गवाही देने से मुकर गई। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों की सजा घटाकर 10 साल कर दी। इनमें मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ मैराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसमें खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित उसने कर दिया था खुद को। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सजा को घटाते हुए वक्त जेल में पर्याप्त समय सजा काट चुका है कहते हुए उसे आजाद कर दिया। साल 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया और अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। वहीं एक आरोपी अलमास महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक का करीबी रिश्तेदार है, वो पकड़ा नहीं जा सका। आखिर में पकड़े गए सोहेल गनी, सोहेल चिश्ती, सलीम चिश्ती, जमीर, इकबाल, बाकी जो लोग थे उन्हें दोष मुक्त हो गए हैं या फिर उन्हें जमानत मिल गई है। नफीस और फारूक चिश्ती को, जो मुख्य आरोपी थे, वह आज पूरी शान से वो जीवन जी रहे हैं। पीड़िताओं जो थी वो अदालत में मिल रहे सम्मान से परेशान है। कोर्ट में हाजिरी की जो है उन्हें देनी पड़ रही है। इस ब्लैकमेल कांड में शामिल अधिकतर महिलाएं अब दादी नानी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। 3 दशक के बाद यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस पूरे मामले पर एक फिल्म बन रही है। अब ये फिल्म क्या पूरा सच दिखाएगी और कितना इस पे बवाल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।